हेलो बच्चों, फिर आ गए हम लोग टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में। बच्चा लोग, आप जानते हैं कि अपनी जो टेस्ट सीरीज है 31 जनवरी से शुरू हुई है और बहुत बच्चे इस टेस्ट को दे रहे हैं। इस टेस्ट से बच्चों की रेगुलरिटी बनी हुई हो, इस टेस्ट से बच्चों में कंपटीशन, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है कंपटीशन का, और बहुत ही अच्छा बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चों इसी तरह से लगे रहो, सफलता निश्चित है, जरूर सफल होगे प्यारे बच्चों। फिर अगला टेस्ट सीरीज जो है आ जाते हैं। आज 14 फरवरी है बेटा, 2024 वेडनेसडे। फिजिक्स के पेपर का डिस्कशन है, यूनिट 5 एंड यूनिट 6, रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रोटेशनल मोशन से लगभग नीट में 3 क्वेश्चन और ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा 4 से 5 क्वेश्चन इन दोनों सेक्शन से मिलेंगे। पूरा प्रयास किया है मैंने कि उन हर टॉपिक को टच किया जाए जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। 50 क्वेश्चन दिए हैं और उम्मीद भी किया जा सकता है बेटा इनसे क्वेश्चन मिले भी इन 50 क्वेश्चनों से। तो ध्यान से डिस्कशन शुरू हो। अब डिस्कशन जो आपने गलतियां की हैं उसको मिला लीजिए, ठीक है ना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए, पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखिए स्क्रीन पे दिया गया है बेटा, जो सिलेबस में दिया है उस पर हमने ज्यादा फोकस किया है। जैसे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सिलेबस में है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को देने की जरूरत हमने नहीं की है, ठीक है। तो जो सिलेबस में वही दे रहे हैं। देखिए असर्शन करा द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल बी एट ओ, नहीं, कभी ओ पे नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखो ये 2m है, अगर ये m रहता तब ओ पे रहता, इसका मतलब असर्शन गलत कह रहा है। रीजन करा द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स बी ड्यू टू इट्स मास 2m, तो हाँ बेटा है क्या, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर मास, किधर की तरफ शिफ्ट करता है, हैवियर मास की तरफ। तो इधर हैवियर मास है तो ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो इसका मतलब असर्शन गलत है, रीजन इसमें सही है, तो यानी ए वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, ए वाला। फिर आते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन। Which of the following points is the likely position of center of mass of system shown in the figure? कौन सा इसमें सेंटर ऑफ मास का लाइकली पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम शोन इन द फिगर? तो बेटा यहां पर देखिए, अभी हमने फिर बताया था कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड्स हैवियर मास। ये देखो नीचे क्या है आपका, हॉलो स्फीयर है, इधर सैंड है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर कुछ नहीं रहता तो बीचों बीच होता। अब इस सैंड होने की वजह से ये सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अब एकदम नीचे भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका हैवियर मास जो है इसी पोर्शन में जाते हैं, तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास आपका यहीं पे लाई करेगा, यानी सी वाला इसमें सही होगा। कौन सा सही होगा, सी। फिर चलो बेटा तीसरा क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज गिवन बाई, ये देखो डेंसिटी रो गिवन बाई, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड विल बी। देखो बेटा यहाँ पे ये मास वेरी कर रहा है, मतलब रॉड का मास वेरी कर रहा है। तो बच्चों तुम लोग जानते हो अगर रॉड का मास वेरी करता है तो उसके लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यक्स सीएम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है बेटा, डीएम होता है। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएम होता है जब भी मास वेरी करता है। अब हमने आपको डीएम निकालना सिखाया है, किसी भी रॉड के लिए अगर हम डीएम निकालते हैं तो हमने आपको कहा था कि डीएम निकालने के लिए आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, रो डीएक्स करना है। तो ये बताओ डीएम क्या हो जाएगा, डीएम इक्वल टू रो, रो क्या हो गया, ए 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डीएक्स हो गया। ये डीएम निकाल लिया। अब कहां से कहां तक रेंज जाएगी, 0 से लेके 1 तक आपको सेंटर ऑफ मास रॉड का बताना है। कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, ध्यान दीजिएगा 0 से लेके 1 तक सेंटर ऑफ मास आपको रॉड का बताना है। तो ये देखिए 0 से लेके 1 तक, तो यक्स सीएम क्या हो जाएगा, ये देखिए यक्स सीएम 0 से 1 यक्स डीएम अपॉन 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, डीएम। ये देखिएगा आराम से, हाँ एक बात याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये डीएम डीएम कटे मत, ये नहीं कि डीएम डीएम तुम लोग काट दो, नहीं प्यारे बच्चों, डीएम डीएम काटो मत। तो ये देखो ये यक्स सीएम हो गया बच्चों, यक्स सीएम का मतलब ये देखो 0 से 1 यक्स डीएम कितना है बच्चों, डीएम डीएम देखो क्या डीएम आ गया है, ए 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर इन डीएक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 0 से 1 ए
1 प्लस बी एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ए काट सकते हो, जो कांस्टेंट है उसको काट सकते हो। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 यक्स प्लस बी एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, अपॉन 0 से 1, ठीक है, 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका आराम से इंटीग्रेशन करो। चलो भैया अगले पेज में हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, आराम से एक एक का इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। तो आराम से अगर एक एक को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए यक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, यक्स का इंटीग्रेशन, ये देखो यक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये देखिए आराम से अगर इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो यक्स सी एम इक्वल टू क्या होगा, यक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यक्स का इंटीग्रेशन यक्स का इंटीग्रेशन कितना, यक्स का इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस अंदर क्या हुआ था बेटा, यक्स का मल्टीप्लाई हुआ था तो बी एक्स क्यूब, तो बी एक्स पे 4/4 हो गया, अपॉन देखना 0 से 1 है, लिमिट कहां से कहां तक गया है, 0 से 1, यहाँ क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन यक्स, लिमिट कहां से 0 से 1, अब प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, बी एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से लेके 1। अब लिमिट ले लीजिए, एक्स सी एम क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 प्लस b/4 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो अब अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका एलसीएम ले सकते हैं b/3, तो ये आपका 3/4 2 प्लस बी अपॉन 3 प्लस बी होगा। देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बन भी चुका है। ये देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट ऑफ मास m, ठीक है, मूविंग अराउंड द सन इन द सर्कुलर ऑर्बिटल अबाउट द सेंटर ऑफ सन, इट्स एरियल वेलोसिटी इज। देखो बेटा ये सन है आपका, और मैंने आपको बताया कि इसकी एरियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, याद करो मैंने क्लास में पढ़ाया है, सॉरी फिर से बनाते हैं, सन आपका ये है और आप जानते हैं कि इसकी ऑर्बिट क्या होती है, इलिप्टिकल होती है। तो क्या होता है बेटा, एरियल वेलोसिटी के लिए मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये देखो ये इसको एरिया ऑफ स्वीप कहते हैं। तो ये क्या होता है, dA/dt इक्वल टू, क्लास में मैंने आपको बताया था L बाई क्या होता है 2m, L/2m, इसका डेरिवेशन मैंने किया था। एरियल स्पीड जो होती है L/2m के बराबर होती है, इसका मतलब 4 का कौन सा सही होगा, B, 4 का B सही होगा। फिर चलते हैं 5 पे चलते हैं। देखो बेटा क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 5 क्या कर रहा है, 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास 1 kg, 4 पार्टिकल हैं, प्रत्येक का मास कितना है 1 kg। 2 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्सेस। तो बेटा इसके थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, ये जो है इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, इसी के थ्रू। ये देखो तो सबसे पहले देख लो, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस इसका कितना है r√2 है। इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना I1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इक्वल टू क्या होगा, mr² होगा। ये r√2 है, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 इक्वल टू m2r² होगा, और इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा I4 इक्वल टू क्या होगा, mr²। यानी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसके थ्रू, ये देखना ऐसे घुमाया जा रहा है ऐसे, तो इसके थ्रू नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये देखो सबको जोड़ दो, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ये देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस mr² प्लस 2mr² और प्लस ये देखो mr² हो गया, या I इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4mr²। अब सारी चीज आपको पता है, बोलो 4 पता है, m पता है, m कितना है 2, r पता है 1, तो बोलो कितना हो जाएगा, r कितना पता है, r 2 मीटर है, सॉरी m 1 है, 4 हो जाएगा। इसका मतलब I इक्वल टू क्या हो गया 16, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। ठीक है ना बच्चा, एक एक चीजों को संभालिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, कहा जा रहा है कि स्लेंडर यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l आर पिवोटेड एट वन एंड। देखिए इस एंड के थ्रू पिवोटेड है, पिवोटेड का मतलब इसी के थ्रू वो घूम सकता है। That it can rotate in the vertical plane, see in the figure. There is a negligible friction at the pivot. The free end is held vertically above the pivot and then released. The angular acceleration of the rod when it makes an angle theta with the vertical. तो ये देखिए यहां से ये बताइए इसका वेट किधर की तरफ काम करेगा, mg। ये बताइए डिस्टेंस l/2 है, l/2 है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी l/2 sin थीटा और वेट mg लगेगा। तो बेटा यहाँ पे आप जानते हैं 2 प्रकार के टॉर्क लगेंगे, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण टॉर्क लगेगा वही, और इसको नीचे कौन रोटेट कौन करा रहा है भैया, mg।
ये टॉर्क कौन सा होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब हम क्या करेंगे, आर एफ इक्वल टू आई अल्फा। आर कौन सी चाहिए, एफ कौन सा होगा पहले देखो, एम जी होगा। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बोलो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन लग रहा है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा है। तो ये कितना होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा है। अरे सब भाग गया क्या, ठीक है, ये देखो, ये यहां से ये एम जी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यल बाई टू क्या हो गया, साइन थीटा। ये देखिए ये थीटा हो गया। तो अब यहां पे क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी क्या होगा, आर एफ इक्वल टू आई अल्फा। आर का मतलब क्या होता है, यल बाई टू, यल बाई, ये देखिए आर का मतलब क्या हो जाएगा, आर का मतलब यल बाई टू साइन थीटा, एफ का मतलब एम जी। अब ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देंगे, रॉड के एंड के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इसके थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। ये देखो ये, तो इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 ml स्क्वायर। ये देखिए 1/3 ml स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपका आई अल्फा, सॉरी अल्फा, अल्फा अल्फा निकालना ही है आपको, ठीक है, अल्फा निकालना है। तो ये देखिए कुछ कट्टम कट्टम हो रहा है, कुछ ही एम कट हो रहा है बस। अल्फा इक्वल टू कितना, एक एल भी कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 3g साइन थीटा अपॉन 2l, कौन सा हो गया, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर चलते हैं 7 पे, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 7। क्या कहा जा रहा है, मास एम सपोर्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग। देखना ये मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, व्हाट विल बी एक्सेलेरेशन ऑफ द मास फॉल रिलीज। तो ये देखिए पहले हम इस पे दो प्रकार के कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसमें एनएलएम भी लगाते हैं और दूसरा रोटेशनल मोशन भी लगाते हैं। जब पुली मासिव हो जाती है तो उस पर हम याद रखिए रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और जो मास लटका होता है उस पर हम एनएलएम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो मान लीजिए ये रिलीज हो रहा है, तो इसका एमजी नीचे होगा और टेंशन ऊपर होगा, तो एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, mg माइनस टी इक्वल टू, ये देखिए mg माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m में, ये देखो इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। mg माइनस टी इक्वल टू क्या हो गया ये देखो mg माइनस टी इक्वल टू क्या हो गया, m में, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। mg माइनस टी इक्वल टू m में, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा काम हम क्या करते हैं, पुली पे आते हैं। पुली पे देखो क्या लग रहा है, ये टेंशन जो है इस पे टॉर्क लगाएगा, तो यहां पे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क से आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। देखो पुली सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कितना आर, एफ टेंशन है, आई हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, अल्फा ए बाई आर, ये देखो ये आर कट गया, टेंशन इक्वल टू क्या हो गया, मा। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, टेंशन की वैल्यू ले जाके रख दीजिए, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एम ए, या ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी बाई कितना, ए इक्वल टू जी बाई टू, कौन सा हो गया बेटा, बी वाला हो गया, कौन सा हो गया, बी। तो 7 का कौन सा, बी। 7 के बाद चलते हैं 8 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। करा टी शेप का ऑब्जेक्ट है, ये देखिए टी शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कहा जा रहा कहां पे फोर्स एफ अप्लाई करें कि ट्रांसलेटिव मोशन हो। तो देखो बेटा कहां पे फोर्स अप्लाई करोगे, जहां उन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा, अगर आप वहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, ट्रांसलेटिव मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, ट्रांसलेटिव मोशन होगा, जहां पे फोर्स होता है वहां पे अप्लाई करते हैं, सॉरी सेंटर ऑफ मास। तो कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कहां से सेंटर ऑफ मास पूछा जाए, तो सी से पूछा जा रहा है तो इसको हम ओरिजिन मान लेंगे। फिर जितने बॉडी कनेक्ट होते हैं उन सारे बॉडी के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम यहां से लेते हैं। तो मान लो एक 2l लेंथ की बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बीचों बीच, इसका क्या होगा 0, यहां क्या होगा भैया 0, कितना हो जाएगा 2l। अब चलिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लें, यानी यक्सीएम कितना हो जाएगा, ये देखिए 0 हो जाएगा, वाईसीएम कितना हो जाएगा, वाईसीएम यम इंटू यल हो जाएगा, ये देखिए यम इंटू यल हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ये ध्यान देना, इसका मास कितना है बेटा, जरा ध्यान देना, ये इसका मास 2m है, हाँ इसका मास 2m होगा, तो 2m इंटू यल, उसका मास कितना है, तो ये देखो m इंटू 2l हो जाएगा, यही हो गया, अपॉन दोनों का मास यानी 3m, यानी ये क्या हो जाएगा 4/3l। तो y पोजीशन में अगर 4/3l पे आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे जब फोर्स लगाएंगे तभी इसमें ट्रांसलेटिव मोशन आएगा।
कहीं इधर उधर लगाएं तो इसका मतलब टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कौन सा होगा, बी होगा। अब आ जाओ इसमें 8 के बाद 9 पे चलते हैं। 9 क्या कह रहा है, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन 9। If the earth lose its atmosphere suddenly, then the duration of the day will decrease. ये बताओ, अगर अर्थ एटमॉस्फेयर को लूज कर देगा तो इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। तो बेटा अर्थ का भी मास कंसीडर किया जाता है, तमाम ये एटमॉस्फेयर को भी लिया जाता है, एटमॉस्फेयर को भी। आप जानते हैं ना कि अगर अर्थ घूमता है तो एटमॉस्फेयर भी घूमता है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता, सोच के देखो कि जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो एक एरोप्लेन मान लो यहां पे रहता, अगर ऐसा नहीं होता तो एक एरोप्लेन यहां पे रहता, तो एरोप्लेन को उड़ने की जरूरत नहीं है, ये अर्थ घूमते घूमते क्या होता है, यहां से अमेरिका आ जाता और यहीं तुरंत लैंड कर जाता कि नहीं। लेकिन क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब ये इसके साथ साथ ये एटमॉस्फेयर को अपने ही तो घूमता है, साथ साथ अपने सराउंडिंग को भी लेके घूमता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि भैया क्या है कि ये अपनी जगह स्थिर रहे और ये घूमते घूमते आई अमेरिका जाए। कौन जरूरत है इतना दूर जाने की, कौन जरूरत है 5000 6000 किलोमीटर दूर जाने की। लेकिन बेटा एटमॉस्फेयर भी घूमता है, तो इसका मतलब पृथ्वी अपने साथ सबको लेके क्या है, पेड़ पौधे पहाड़ सबको लेके चलता है, उसका एटमॉस्फेयर को भी लेके चलता है। तो जब एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा। अब ये बताइए पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, अगर अपने एक्सिस पे घूम रहे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसका मतलब आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी ओमेगा बढ़ जाएगा, देन द ड्यूरेशन ऑफ डे विल डिक्रीज। अब जानते हैं टी इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये बताइए अगर ओमेगा बढ़ जाएगा तो इसका मतलब टाइम पीरियड उसका घट जाएगा, इसका मतलब तेज चलने से डे ड्यूरेशन ऑफ डे विल डिक्रीज। 24 घंटे की बजाय अब 20 घंटे 30 घंटे 5 घंटे का ही आपका दिन रात होने लगेगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही हुआ है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी बी वाला ऑप्शन है 9 का बी। फिर चलते हैं 10 पे। 10 देखिए, एक देखिए गलती से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आ गया है। एक दो क्वेश्चन अभी आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद द वेलोसिटी 2v and v रिस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा जा रहा है। तो देखो बेटा एक पार्टिकल जो है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल, एक मास m है एक मास m है, दोनों एक दूसरे की तरफ ये देखो 2v से और ये देखो v से चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हो गया, bcm इक्वल टू ये देखिए m इंटू 2v और माइनस m इंटू v। देखिए दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये सब वेक्टर होता है, तो बीच में यहाँ माइनस होगा। तो माइनस होने का मतलब यहाँ पे m कितना हो गया, m 2m हो गया, यानी v बाई कितना 2। तो v बाई 2 का मतलब कौन सा सही होगा, c, 10 का c हो जाएगा। 10 के बाद 11 चलते हैं। 11 देखते हैं क्या है, द हार्ड बॉइल्ड एग एंड रॉ एग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्पिनिंग ऑन बोथ। जैसे मान लो टेबल पे अगर तुम रॉ एग में जानते हो लिक्विड भरा होता है, और हार्ड एग क्या होता है आप जानते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर उनको घुमाते हैं, ठीक है, तो कह रहा है स्पिनिंग से ही आप पहचान लेंगे, एकदम आप पहचान लेंगे, सही कह रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो अगर मान लो सॉलिड एग होगा तो सॉलिड एग के केस में तो मास हर जगह समान है, और अगर ठीक है कैसा क्या कर रहा है, रॉ एग है, तो इसका मतलब जब ये रोटेट करेगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन किनारों पे ज्यादा पहुंच जाएगा, मतलब लिक्विड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण किनारों पे ज्यादा पहुंच जाएगा। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा रॉ एग का ज्यादा होगा। तो ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि एकदम आप पहचान लेंगे। अब आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आई ओमेगा इक्वल टू एल, यानी ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एंगुलर स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो अगर टेबल पे बेटा स्पिन कर रहा है तो ये बताओ रॉ एग का, कच्चे अंडे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो इसीलिए उसकी एंगुलर स्पीड कम होगी। सॉलिड वाले का ज्यादा होगा, वह तेज चलेगा, इसे जैसे घुमाओगे, जो रॉ मतलब जो कच्चा होगा उसका एंगुलर स्पीड कम होगा।
तो बताइए क्या स्पिनिंग से आप पहचान सकते हैं कि नहीं? अरे एकदम पहचान सकते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हार्ड बॉइल्ड एग इज मोर, इसका ये गलत बोल रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है? गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, डी वाला ऑप्शन है। 11 के बाद 12 चलते हैं। क्या है बेटा? 12 क्वेश्चन कर रहा है, देखो बच्चा लोग, a solid sphere, a hollow sphere and a ring are released from the top of inclined plane so that they slide down। देखना ये स्लाइड डाउन है। हाँ, गलती किए होंगे, हम जानते हैं कई लोग गलती किए होंगे, ये स्लाइड डाउन है, क्लास में पढ़ाते वक्त भी हमने कहा है। तो याद रखना बेटा, ये देखो ये एक्सिलरेशन है। जब भी कोई चीज अगर स्लाइड करती है तो याद रखना उसका एक्सिलेशन क्या होता है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जी साइन थीटा होता है। अगर मास समान है तो सबका एक्सिलेशन क्या है? मतलब देखिए, लेकिन यही अगर रोल करती है, रोल करने के केस में एक्सेलेरेशन क्या होता है? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बच्चों क्या कह रहा है बताओ? रोल कह रहा है कि स्लाइड कर रहा है? तो देखो स्लाइड कह रहा है, तो स्लाइड करने में एक्सेलेरेशन कितना होगा बोलो? जी साइन थीटा। देखो स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड करने में एक्सेलेरेशन कितना होगा? तो यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम एक्सेलेरेशन सबके लिए सेम होगा, ऑल सेम। ये देखिए ऑल सेम हो जाएगा। 12 के बाद 13 चलते हैं बेटा। 13 क्या कर रहा है? द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। डायमीटर रिड्यूस हो गया, मास कांस्टेंट है, तो ये बताओ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर स्क्वायर। तो अगर ये आधा हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 अपॉन आर स्क्वायर, यानी ग्रेविटी 4 टाइम हो जाएगी। तो 4 टाइम होने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला होगा। कौन सा होगा? बी। 13 के बाद 14 चलते हैं। क्या कह रहा है बेटा? व्हेन ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर एंड डिस्क ऑफ द सेम मास सेम रेडियस रोल्स डाउन। ये हमेशा ध्यान देना, ये वाली लाइन रोल्स डाउन। स्लाइड में अलग चीज है, रोल्स में अलग चीज है। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन द सेम डिस्टेंस देन द रेशियो ऑफ देयर टाइम टेकन। तो बेटा टाइम टेकन क्या होता है? ये देखिए, टाइम टेकन किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन में होता है 1 बाई साइन थीटा रूट में 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई कितना होता है? आर स्क्वायर। ये देखो रूट में 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई कितना होता है? आर स्क्वायर होता है। 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बताओ किसका किसका टाइम का रेशियो बताना है? टाइम ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये देखो सॉलिड स्फीयर अपॉन क्या हो गया? डिस्क। तो ये क्या हो जाएगा? रूट में 1 प्लस 2 बाई 5 अपॉन डिस्क का कितना होता है? 1 प्लस 1 बाई 2। तो ये बताओ डिस्क ही ना है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 बाई 5। ये क्या हो जाएगा? 3 बाई 2, यानी रूट में 14 अपॉन कितना हो गया? 15। कौन सा रेशियो हो जाएगा? सी। तो 14 का कौन सा हो जाएगा बेटा? सी। 14 के बाद चलते हैं, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 15 का। ए रिंग ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देखिएगा फेस विथ इट्स प्लेन वर्टिकल, ए हॉरिजॉन्टल इंपल्स j इज अप्लाइड ऑन द रिंग। ठीक है भाई, चलो ये एक रिंग है, इस तरह से रखा गया है, इस पे हॉरिजॉन्टल इंपल्स लगाया जा रहा है। मान लो वेलोसिटी v है तो इंपल्स j इक्वल टू कितना है? m v नॉट। या ध्यान देना v नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? j बाई m, क्योंकि आंसर j के टर्म में है इसीलिए हमने v नॉट को चेंज कर लिया। अब क्या है? अभी इसको इंपल्स दे रहे हैं, तो इंपल्स दे रहे हैं, ठीक है, along a line passing through its center। अब जब इंपल्स दे रहे हैं तो बेटा ये बॉडी क्या कह रहा है? रोलिंग में आ गई। रोलिंग में आ गई तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? हमने क्या दिया? इसका रेडियस r है, m v नॉट कितना हमने दिया? r। अब ये बॉडी क्या कर रही है? दो काम कर रही है, एक तो रोल भी कर रही है, मतलब रोटेशनल भी कर रही है, रोटेशनल भी कर रही है, और दूसरा आपका क्या है? ये ट्रांसलेटिव मोशन भी कर रही है। तो मतलब इस एंगुलर मोमेंटम के कारण, और यही पूछा है द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रिंग, मतलब ये बी पूछ रहा है कि अब कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यह एंगुलर मोमेंटम इसको दो एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करेगा, एक चलने के लिए, ट्रांसलेटिव चलने के लिए, ट्रांसलेटिव चलने का मतलब क्या? एम वी आर, और प्लस एक रोटेशनल करेगा। रोटेशनल, रोटेशनल का मतलब क्या करेगा बेटा? आई ओमेगा करेगा। क्या करेगा? आई ओमेगा करेगा। देखिए रोटेशनल के लिए क्या करेगा? आई ओमेगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा? एम वी नॉट आर इक्वल टू एम वी आर। आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? एम आर स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? वी बाई आर होता है। एम वी आर मिलके कितना हो गया? 2 एम वी आर, या वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नॉट बाई 2। तो वी नॉट बाई 2 का मतलब वी नॉट की वैल्यू है क्या? देखिए जे बाई एम, यानी क्या हो जाएगा? जे बाई 2 एम, यानी कौन सा हो गया?
समझ गए ना बेटा? इसी एंगुलर मोमेंटम के कारण उसके पास दो एंगुलर मोमेंटम हो रहे हैं, एक ट्रांसलेटिव वाला और एक रोटेशनल वाला। भाई आखिरकार रोटेशनल प्लस रोलिंग का मतलब क्या, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटिव दोनों मोशन कर रहा है। अब चलते हैं बच्चों 15 के बाद 16 क्वेश्चन। ये देखिए कट पार्ट के बाद बचे हुए पार्ट का मोमेंट सेंटर ऑफ मास पूछा है। तो देखो बच्चों हमें करना नहीं है कुछ, जब भी कुछ पार्ट काट के निकाल लिया जाए और रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास पूछा जाए, अगर सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर रहा है तो न्यू पोजीशन सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, ये देखो A1 ठीक है x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस क्या होता है, मतलब कट पार्ट वाले का एरिया या मास हम निगेटिव में ले लेते हैं। कट पार्ट वाले का एरिया या मास हम क्या करते हैं, देखो निगेटिव में ले लेते हैं। जो भी कट पार्ट है, कट पार्ट का एरिया ठीक है ये सब निगेटिव में ले लेते हैं। तो अब ये बताइए यक्स सीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सीएम A1 x1। तो पहले देख लीजिए कहां से पूछा जा रहा है, ये देखिए यहां से पूछा जा रहा है, यहां से पूछा जा रहा है तो ये 0 0 हो गया, ठीक है 0 0 हो गया। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये बताइए एरिया A1 कितना हो जाएगा, पहले पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो जाएगा, पहले 0 0 हो जाएगा। अब कह रहा कितना पार्ट कट के निकाला गया है, जरा देख लीजिए R/4, तो कट पार्ट का कितना मास एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 16। और जब R/4 कट पार्ट निकाले हो तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये देखो R/4, ये पूरा R/2 होगा। देखिए R/4 आपने निकाला है, R/4 इज कट एज शोन, द O इज द सेंटर ऑफ कंप्लीट। अब देखिए ये बताइए पहले इसका रेडियस R है, R में से जरा R/4 निकालिए, तो R में से जब R/4 निकालेंगे तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3R/ कितना हो जाएगा 4। तो इसका बेटा ये सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ये देखो 0 कॉमा कितना, एक मिनट 3R/4 कॉमा कितना हो जाएगा 0। ये देखो 3R/4 कॉमा कितना हो जाएगा 0। आखिरकार यहीं से कोऑर्डिनेट लेना है, जो कट पार्ट का भी कोऑर्डिनेट लेना हुआ कहां से लेना है, कहां से, अरे पोजीशन नए पुराने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से, तो 3R/4 कॉमा 0 हो गया। अब देखो ये वाला पोर्शन x1 0 हो रहा है, माइनस A2 कितना हो रहा है बेटा, A2 पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो रहा है 16। x2 कितना हो रहा है, जरा x2 बताना, x2 क्या होगा 3R/4 अपॉन कितना हो जाएगा, A1 कितना है पाई आर स्क्वायर, माइनस कितना होगा, ये देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना 16 हो गया। चलिए अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, हाँ सब में कट गया ना, एक आर बचेगा, एक आर बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा जरा बताना, -3 बाई कितना हो गया 3/64 अपॉन 1 माइनस 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15 अपॉन कितना 16 से ये कितना हो जाएगा 4, 3 से कितना 20 माइनस R बाई कितना हो जाएगा 20। देखो -R/20, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जिधर कट किए हैं उसके विपरीत शिफ्ट होगा, -R बाई कितने में 20 में शिफ्ट होगा, ठीक है ना बच्चा। तो ये हो गया 16। अब आइए 17 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। क्या करा है 17 क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ मून इज इट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अबाउट द सन। ठीक है, करा एंगुलर स्पीड ऑफ मून इट्स ऑर्बिट। हाँ तो अब जरा देखो ध्यान दो, मान लो सन अगर यहाँ फोकस पे है और उसके चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, ये देखो अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ का ये बताओ कितना देर में चक्कर लगाता है, 365, लगभग 365 दिन में। और ये मान लो अगर यहाँ पे अर्थ है और इसके चारों तरफ देखो मून चक्कर लगा रहा है, तो मून का टाइम पीरियड जानते होगे, ये होता है इतना दिन होता है। तो ये बताओ आखिरकार चलता कौन तेज है, द एंगुलर स्पीड ऑफ मून इन द ऑर्बिट अबाउट द अर्थ इज मोर देन, आखिरकार ये बताओ इसका एंगुलर स्पीड ज्यादा होता है तभी तो इस ऑर्बिट को 27.3 डेज में ही कंप्लीट कर लेता है। चाहो तो फार्मूले से भी कर सकते हो, वही चीज आएगी। तो यानी मून की स्पीड क्या है, अर्थ की स्पीड से क्या है ज्यादा है, एंगुलर स्पीड ज्यादा है, यानी असम्पशन सही है। और यहाँ रीजन क्या कर रहा है, रीजन कह रहा है कि मून जो है वह कम समय लेता है अर्थ के रिवॉल्यूशन में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के सन के रिवॉल्यूशन में, तो आखिरकार कम समय लेता है तो इसका स्पीड ज्यादा होगा तभी तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ A and R are correct, R is the correct explanation of
ठीक है ए, तो ये हो गया आपका 17 के बाद चलते हैं 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा। 18 क्वेश्चन, व्हेन द मास ऑफ अर्थ इज डबल एंड इट्स रेडियस इज हाफ देन द न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 8g। चलो देख लेते हैं, ये बताओ ग्रेविटी क्या होता है, G इक्वल टू जी एमई बाई कितना होता है आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, मास इज डबल, चलो भैया मास को डबल कर दो, मास को डबल कर दिया, रेडियस को कितना कर दिया बेटा आधा, आर स्क्वायर बाई कितना हो गया 4, या जी डैश इक्वल टू कितना हो गया 8g, एकदम सही कह रहा है। ठीक है, तो ये असर्शन सही हो गया। रीजन क्या कर रहा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ, सही है। हाँ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रोटेशन पे कैसे बदलती है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, रीजन इज द करेक्ट, नहीं नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी इसमें सी सही है। कौन सही है, ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ, देखिए रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, 18 के बाद चलते हैं 19 बेटा क्या है। 19 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पार्टिकल ऑफ मास 2m, m एंड m आर रिस्पेक्टिवली पॉइंट ए बी सी। देख लीजिए पॉइंट ए दिया है, बी दिया है, सी। ए बी जो है वह BC का आधा है, मतलब अगर ये x है तो ये 2x है। दे आर ऑल एट रेस्ट द सब्सिक्वेंट टाइम्स बिफोर एनी कोलिजन टेक प्लेस। तो अगर मान लीजिए ये बताइए इस 2m और इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स किधर होगा, इधर मान लो F1 अट्रैक्शन फोर्स है, तो F1 कितना होगा बोलो, G छोटा m 2m बाई एक्स स्क्वायर। और ये बताइए इसके कारण इस पे अट्रैक्शन फोर्स, मतलब अगर ये फूटता टूटता है तो भैया देखिए किसका रिश्ता ज्यादा है, ये बताइए इसका क्या होगा, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, G छोटा m कैपिटल M अपॉन 2x का मतलब क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो बताओ ये डिस्टेंस कम है, बोलो, अरे नहीं बोल रहे हो, ये डिस्टेंस कम है। जब ये डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा ना, इसीलिए m किधर की तरफ जाएगा, 2m की तरफ मूव करेगा। यानी अगर रिश्ता अगर इसका टूट रहा है, ये टूट रहा है तो बेचारा टूटने के बाद किसकी तरफ जाएगा, 2m, m विल मूव टुवर्ड्स 2m, यानी सी वाला सही है। कौन सा सही है, सी। फिर उसके बाद चलते हैं 19 के बाद 20 पे चलते हैं। टू सैटेलाइट्स A and B have masses m and 2m respectively. A is in the circular orbit of radius r and B is in the circular orbit of radius 2r about around the kinetic energy. Then the ratio of kinetic energy. तो आप जानते हैं कि kinetic energy जो होता है सैटेलाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सैटेलाइट और रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है। तो पहले दूसरे वाले का क्या हो रहा है, दूसरे वाले का देखिए मास डबल हो रहा है और रेडियस भी ऑर्बिट का डबल हो रहा है, इसका मतलब देखिए 2 कट जाएगा, यानी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 ही रहेगा, दोनों का रेशियो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ध्यान देना। 21 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्या कहा जा रहा है कि द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9। तो आप जानते हैं कि अगर ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो ग्रेविटी वहां क्या होती है, g डैश इक्वल टू g/1 प्लस h बाई आर का क्या होता है फुल स्क्वायर। ये बताइए ग्रेविटी वहां पे क्या हो जाएगी, g/9। तो g/9 का मतलब ये देखिए ग्रेविटी हो गई g/9, ये देखिए g/9, g/1 प्लस h बाई आर का क्या होल स्क्वायर। ये देखिए ग्रेविटी खत्म हो गई, मतलब जी कट गया, स्क्वायर रूट ले लीजिए, 3 इक्वल टू 1 प्लस h बाई आर या h इक्वल टू कितना हो गया 2r। इसका मतलब कौन सा होगा, ए, 21 का ए। 22 में चलते हैं बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m are equidistant from each other move along the circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is, प्रत्येक पार्टिकल की स्पीड पूछी जा रही है, क्या है, प्रत्येक पार्टिकल की स्पीड पूछी जा रही है। तो ये देखो इस तरह से यहाँ पे देखो 4 पार्टिकल दिए गए हैं, ये देखो 4 पार्टिकल, एक का मास कितना है m, एक का मास कितना है m, एक का मास क्या दिया है m, एक का मास m दिया है। ये बताओ इनका रेडियस r है, तो बेटा इनका रेडियस अगर r है, तो इनका रेडियस अगर r है तो अब आप ये निकाल सकते हैं, मतलब पूरा 2r होगा, ठीक है भाई, तो 2r होगा तो थीटा के पास वाला 2r cos 45 यानी √2r होगा, कितना होगा ये √2r। देखिए ये भी कितना हो जाएगा √2r, सही है ना, √2r, तो √2r करोगे तो कितना हो जाएगा √2r तो 4r, 4r का मतलब 2r, सही, ठीक है, तो √2r होगा ये। अब क्या है करा कि ये रिवॉल्व करा, इसकी स्पीड बताओ। तो बेटा याद रखना, अगर सर्कुलर पाथ पे कोई चीज रिवॉल्व करता है तो उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा।
तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे कितने लगेगा, देखो एक फोर्स इस पे ये लगेगा, F1 इक्वल टू कितना होगा, gm स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, और एक फोर्स ये होगा, ये देखो ये कितना होगा बेटा, F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, gm स्क्वायर अपॉन कितना 2r स्क्वायर, और देखो एक फोर्स कितना होगा, ये देखो ये F3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, gm स्क्वायर अपॉन कितना 2r स्क्वायर, 2 नहीं 4r स्क्वायर, r 2r हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ इस पे, और यही नेट फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई कितना r। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा देख लो, यानी mv स्क्वायर बाई r किसके किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो mv स्क्वायर बाई r जो है, ठीक है, mv स्क्वायर बाई r किसके किसके बराबर होगा, इसका रिजल्टेंट इधर, यानी gm स्क्वायर बाई 4r प्लस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस gm स्क्वायर बाई 4r प्लस gm स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये d 1/2 रूट में gm बाई r 1 + 2 रूट 2, सही है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 22 के बाद 23 चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 23 क्या करा है, दिस क्वेश्चन कंटेन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। देखिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का रख रहा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि फॉर ए मास m केप्ट एट द सेंटर ऑफ क्यूब फ्लक्स, तो आप जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े वैसे ही ग्रेविटेशनल फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, phi = q/ε0। आप जानते हैं, ठीक है, q के एनालॉगी क्या आता है, मास, और 1/4 πε0 के एनालॉगी क्या आता है, g। तो 1/ε0 किसके बराबर हो जाएगा, 4πg। ये देखिए 1/ε0 किसके बराबर हो जाएगा, 4πg। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, स्टेटमेंट सही कर रहा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, आप जानते होंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप जानते हैं शेप और साइज पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये होता है। तो यहां भी देख लीजिए, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स क्लोज बाय द सरफेस एंड नॉट ऑन द साइज ऑफ सरफेस, मतलब साइज ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यानी यहाँ फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, और सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेकंड ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, यानी बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी। फिर देखिए 24 क्या हो गया है भाई, 24 देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टू स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m, 5m and radii r and 2r respectively are released in free space with initial speed separation between their center equal to 12r. If they attract each other gravitational force, the distance covered by the smaller body just before collision. तो चलो देखो, ये देखो ये स्मॉलर बॉडी है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है। ये बड़ा बॉडी है, इसका मास 5m है, इसका रेडियस कितना है, 2r है। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 12r है। ये बताओ उनके सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये सरफेस के बीच का डिस्टेंस 9r होगा। क्यों, तो ये बताओ जब ये लड़ेंगे तो इनका ये सेंटर तो नहीं लड़ेगा ना, इनका पेट ही लड़ेगा। तो ये बताओ कहां आखिरकार कोलिजन करेंगे, जहां इन दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास कोलाइड करेगा। जहां दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास कोलाइड करेगा वहीं आके ये क्या है, लड़ेंगे। तो अब यहां से हम इनका क्या निकाल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास। ये देखिए यक्स, और ये कितना हो जाएगा 9r - x। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जानते हैं, इधर से नहीं, ये वाला मास m2 L अपॉन क्या, m1 + m2। ये देखिए हमको यक्स निकालना है, तो यक्स निकालना, छोटे वाले मास का निकालना, यहीं पे आके दोनों कोलाइड करेंगे, इनका पेट लड़ेगा, ये पेट ये, ठीक है। तो इसका मतलब 12r नहीं डिस्टेंस लेंगे, 9r। तो m2 कितना हो जाएगा, m2 का मतलब 5r, 5m, L का मतलब क्या हो गया 9r अपॉन कितना हो जाएगा 9, m1 + m2, 5 और 1 कितना 6m, m से m कट गया, 9 × 5 = 45, यानी 7.5r हो जाएगा। ये बताओ 7.5r कौन सा है, सी जो है 7.5r। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन। क्या कर रहा है बेटा 25 क्वेश्चन, द चेंज इन वैल्यू ऑफ g at a height h above the surface of earth is same at the depth d below the surface of earth when the both d and h are much smaller। तो आप जानते हैं जब ऊपर की तरफ जाते हैं और h काफी छोटा होता है, ठीक है भाई, तो वहां पे ग्रेविटी क्या होती है, ऊपर की तरफ g जैसा, जब ऊपर h बहुत छोटा होगा 1 - 2h अपॉन r। और जब डेप्थ में जाते हैं तो वहां क्या होता है g 1 - d अपॉन कितना होता है r।
देखिए दोनों आपस में बराबर होगा, जी 1 माइनस 2h बाई आर ई, और ये क्या होगा, जी 1 माइनस डी अपॉन कितना आर ई। जी से जी कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, डी इक्वल टू कितना हो गया 2h, डी इक्वल टू कितना हो गया 2h हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर आइए 26 क्वेश्चन, द वेट ऑफ बॉडी इज मोर इनसाइड द अर्थ देन ऑन सरफेस। नहीं भाई, ठीक है, अंदर ग्रेविटी कम होती जाती है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं ग्रेविटी कम होती जाती है, तो अंदर वेट कम होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट गलत कह रहा है। द बॉडी वेट्स मोर एट द इक्वेटर देन द पोल। नहीं, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे वेट ज्यादा होगा, तो ये भी गलत बोल रहा है। स्टेटमेंट सेकंड भी गलत बोल रहा है, ठीक है ना। 26 के बाद चलते हैं 27 क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर h ऊंचाई पे फेंकेंगे तो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई कितना हो जाएगा आर ई। एच की जगह हम क्या रख देंगे, आर ई रख देंगे। डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी आर ई अपॉन 1 प्लस 1, यानी 1/2 एम जी आर ई, ठीक है ना। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फार्मूला याद करना, हो सकता है नीट में इस पे क्वेश्चन इस साल बने, ठीक है। तो 27 के बाद 28 देख लेते हैं क्या करा बेटा, मैच द फॉलोइंग कॉलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तीसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नहीं मीन डेंसिटी, मीन डेंसिटी, मीन डेंसिटी, ये तो मिल ही गया, यानी फर्स्ट वाला। लॉ पीरियड्स, ये लॉ पीरियड्स ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ये, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट, ठीक है। छोटी छोटी चीजें। 29 देखो क्या कर रहा है, 29 बड़ा सिंपल क्वेश्चन। 3 यूनिफॉर्म स्फीयर ईच हैविंग मास m एंड रेडियस r kept in such way each touch the other to the magnitude of gravitational force। मतलब ऐसे देखो रखे गए हैं, ऐसा रखा गया है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये बताइए इनके सेंटर के बीच क्या है, डिस्टेंस कितनी होगी 2r। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 2r। तो देखो दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा F1 और एक फोर्स क्या लगेगा F2। तो देखो F1 क्या लगेगा, जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ठीक है ना। F2 क्या लगेगा, जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। इनके बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री। रिजल्टेंट बताओ कितना हो जाएगा। रिजल्टेंट मैंने बताया अगर दो फोर्स आइडेंटिकल हो तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर रूट 3। अगर 60 डिग्री है तो रूट 3 होगा, 90 डिग्री रहता तो रूट 2 होता, 120 होता तो वही होता। तो कौन सा होगा, डी। ये सब बातें क्लास में डिस्कस हुई हैं, इस तरह के क्वेश्चन। फिर चलते हैं इस पे 30 क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस केप्ट इन ए सैटेलाइट, द रीडिंग ऑफ बैलेंस इज W1 व्हेन द सैटेलाइट। तो एक बात याद रखिए, सैटेलाइट चाहे कुछ ऊंचाई पे उड़े, कितने भी ऊंचाई पे, वहां वेटलेसनेस फील होता है। तो कुछ भी हो जाए तो भैया वहां पे वेट क्या होगा, आपस में बराबर, यानी W1 इक्वल टू W2। 31 क्या करा बेटा, करा स्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, 45 डिग्री एंगल पे फेंका गया, क्या हो गया। तो आप जानते हैं कि जो स्केप वेलोसिटी होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद 32 क्वेश्चन क्या करा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेनेट, देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड सन। क्यों भैया, सही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, यानी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर स्क्वायर। सही करा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, ठीक है। द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग प्लेनेट टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी कह रहा है। आप जानते हैं भैया, हाँ ये देखिए द फोर्स, ये कह रहा है कि भैया इक्वल एरिया, जैसे ये अगर समय समान है, ठीक है, ये T1 है, ये एरिया A1 है, तो ये देखिए ये A2 एरिया है, ये T2 है। अगर समय समान है T1 इक्वल टू T2, तो ध्यान देना उसका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल, यानी बोथ करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट, यानी बी वाला ऑप्शन होगा, 32 का बी होगा। अब चलते हैं 33 क्या कर रहा है भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 33 कर रहा है कि द मास ऑफ मून इज 1/144 times the mass of planet, its diameter 1/16 time of the diameter of planet. If the escape velocity on the planet is v, the escape velocity on the moon कह रहा है। तो देखिए v क्या हो जाएगा, प्लेनेट पे v है, तो ये क्या होता है 2gm अपॉन r हो गया। अब
मून पे क्या कर रहा है, मून पे क्या होगा, मून पे मास क्या है मून का, ठीक है, द मास ऑफ मून इज m/144 और ये कितना है बेटा, रेडियस कितना है 1/16, तो कितनी बार जाएगा 9, यानी V/Vm इक्वल टू कितना होगा, ये देखिए V/Vm इक्वल टू √9 आएगा, ऊपर चला जाएगा, √9 का मतलब 3, या Vm इक्वल टू कितना हो जाएगा मून का इसकी वेलोसिटी V/3, एकदम सिंपल सिंपल, मास और रेडियस दे तो रूट में 2gm/r लेना, ठीक है, रेडियस और डेंसिटी दे भाई इसके 3 फार्मूले होते हैं, g और re दे तो रूट में 2gre लेना, ठीक है ना, 3 फार्मूले हैं, ध्यान दें। 34 क्या कर रहा है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन देखिए मैंने बहुत बताया है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, देखना r⁵ है, इसका मतलब फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁵, ठीक, यानी n कितना दिया है 5/2 दिया है, ये बताओ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t² हमने बताया था r⁴n+1/2, याद करिए जब भी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁴n दे तो ये अप्लाई करना, r⁵5/2, ठीक है, +1, ये सॉरी n+1 ही रहता क्योंकि इधर t² है ना, तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r⁴7/2, 34 का B हो जाएगा। 35 चलते हैं, क्या कर रहा है बेटा, 35 करा 3 इक्वल masses m kg are placed at the vertices of equilateral triangle of side A, vertices of equilateral triangle side A, the gravitational potential energy, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखो मास m रखा है, यहाँ भी मास m रखा है, यहाँ भी मास m रखा है, तो ये L है, ये L है, तो बोलो इसके बीच एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक इसके बीच होगा, एक इसके बीच होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा -3gm² अपॉन कितना हो जाएगा L, -3gm² अपॉन कितना हो जाएगा L, तो 35 का कौन सा हो जाएगा A। 36 क्या हो जाएगा भैया, 36 ए पार्टिकल हैविंग एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इज डबल एंड एंगुलर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ देन इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो ये देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्म होते हैं, ये देखो पहला होता है हाफ I⁵², दूसरा होता है हाफ L² अपॉन I, तीसरा होता है हाफ L⍵, इसी से सब क्लास में पढ़ाया मैंने, देखो सब क्लास में बताया है, सारी चीजें क्लास में बताया है, तो यहां किसमें रिलेशन पूछ रहा है, यहां इनमें रिलेशन पूछ रहा है, क्या करा है इसमें, करा है पार्टिकल हैविंग एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर वेलोसिटी इज डबल, चलो भैया एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दिया गया, ये L' हो गया, ये 2ω हो गया, और काइनेटिक एनर्जी हाफ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया kr/2, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, कट गया, इसका मतलब L' इक्वल टू L क्या हो गया 4, यानी फर्स्ट सही कर रहा है। सेकंड कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, बट नॉट ऑन एंगुलर का, ये एंगुलर काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं किया है, डिपेंड नहीं किया, क्या किया है, ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड क्या कर रहा है, गलत, तो स्टेटमेंट सेकंड कहीं है, फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी डी वाला सही है। फिर चलो 37 देख लो, क्या कर रहा है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, 37 कर रहा है कि मेरी गो राउंड है, देखिएगा मेरी गो राउंड है, मेड ऑफ ए रिंग लाइक प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस r एंड मास m, revolving with angular speed omega, revolving with angular speed omega, a person of mass m is standing on it, at one instant the person jumps off the round, ठीक है, radially away from the center of round, the speed of round of the afterward, तो देखिए पहले क्या है, मेरी गो राउंड का मास m है, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इस दशा में आप जानते हैं कि कोई चीज अगर किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म से अटैच्ड होती है या अलग होती है तो उस दशा में उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो दोनों कंडीशन में, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट, तो पहले मोमेंटम पहले क्या होगा, ये देखो पहले क्या है, दोनों हैं, आदमी भी इस पे है, तो एंगुलर मोमेंटम दोनों का मास समान है 2I⍵ होगा, बाद में आदमी कूद जा रहा है तो एंगुलर मोमेंटम खाली I बचेगा, अब बताओ क्या हो गया, I कट गया, तो इसका मतलब ω' इक्वल टू क्या हो गया 2ω, ω' इक्वल टू क्या होगा 2ω होगा, ठीक है ना। फिर क्या है 38 क्या करा बेटा, हाँ ध्यान देना 38 में करा कौन इनकरेक्ट है, हाँ करेक्ट नहीं, जैसे कई लोग हो सकता है करेक्ट मार दिए हों, इनकरेक्ट, तो आप जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम रोटेशन एक्सिस पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम रोटेशन एक्सिस पे क्या है डिपेंड करता है,
तो अब देखो बेटा, देयर इज ए फ्लैट यूनिफॉर्म ट्रायंगल प्लेट एबीसी सच दैट AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ABC 90। तो अब देखो, अगर BC AB के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, AB के थ्रू I1, अगर मान लो इसके थ्रू तुम घुमा रहे हो तो बोलो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना है 3, इसके थ्रू अगर आप घुमा रहे हैं तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू मास और बेटा इससे सबसे, ये बताओ इससे सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। इसके थ्रू अगर घुमा रहे हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे इसके थ्रू घुमा रहे हैं, इसके थ्रू घुमा रहे हैं, तो ये देखिए बताइए I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस चुचुक 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 है। अब ये डिस्टेंस देखिए होती क्या है, 3 और 4 से छोटी होती है, 3 से भी छोटी होती है, तो लगभग 2 पॉइंट कुछ होती है, 2.7 ओवन के आसपास होती है। हाँ, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब 3 से छोटा होगा, 2.7 का स्क्वायर। तो अब देख लो कौन ज्यादा है, I2 इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन I3। याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम रोटेशन एक्सिस से डिपेंड करता है। तो ये देखिए, ये I2 इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन I3, तो इसमें क्या हो गया, डी वाला ऑप्शन में I3 इज ग्रेटर देन I2 बोला है, जो गलत बोला है, इसीलिए डी वाला यहाँ क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इनकरेक्ट कहा गया है। क्या कहा गया है। फिर उसके बाद 39 चलते हैं बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा है कि द एंगुलर वेलोसिटी बॉडी चेंज फ्रॉम ओमेगा 1 विदाउट अप्लाइंग टॉर्क, मतलब टॉर्क जीरो है, तो टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व, यानी I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, रेडियस ऑफ गायरेशन तो क्या हो जाएगा, यम K1 का स्क्वायर इक्वल टू यम K2 का स्क्वायर ओमेगा 2, यम यम कट गया, बोलो K1 अपॉन K2 इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी, 39 का सी हो गया। इसके बाद चलते हैं 40 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी ऑफ डायमीटर इज I नॉट। ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मतलब रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग क्या है, I नॉट है। ये देखिए डायमीटर के अलोंग क्या है बेटा, I नॉट है। तो आप जानते हैं डायमीटर के अलोंग कितनी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर बाई 2 होती है डायमीटर के अलोंग, तो ये कितना दिया है I नॉट, तो बोलो mr स्क्वायर कितना हो जाएगा 2I नॉट। आपको पता है ना डायमीटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बताओ, mr स्क्वायर बाई 2, क्लास में पढ़ाया है I नॉट, या mr स्क्वायर इक्वल टू 2I नॉट। अब करा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब ऐसे बताना है, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब ऐसे बताना है। ये बताओ इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इक्वल टू पता है आपको कितनी है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे तो टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन का मतलब क्या जाएगा, 2mr स्क्वायर। ये बताओ mr स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, 2I नॉट, तो 2 to 4I नॉट, 2 to 4I नॉट, मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा, डी। फिर उसके बाद चलते हैं 41 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ए बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सपीरियंस टू फोर्स, एक्सपीरियंस टू फोर्स, एक देखिए F1 है एक F2 है, द एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी, तो बेटा आप जानते हैं एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन कितना हो जाएगा, मास, तो F1 और F2 को जोड़ दें, मास से डिवाइड कर दें, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। 42 देखो बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है बन भी जाए। करा एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 RPM, तो ओमेगा नॉट कितना हो गया बेटा, ओमेगा नॉट हो गया 2 पाई f, यानी 2 पाई 1200 अपॉन 60। ये देखो ये 0 0 कट गया, इसका मतलब क्या हो गया 40 पाई, ओमेगा क्या हो गया बेटा 2 पाई f कितना है 3120 अपॉन 60, 0 से कट गया, 6 से कितनी बार गया, 52 दूना 104, 104 पाई हो गया। तो एक चीज देखना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी पूछा है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया 40 पाई, यानी डी का 4, तो डी का 4 हो गया, तो या तो ए होगा या तो बी होगा, कन्फर्म। अब एक्सेलेरेशन पूछा है, तो बेटा एक्सेलेरेशन आप जानते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन क्या होता है, टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा में से ओमेगा नॉट को माइनस करो, 104 पाई में से 40 पाई को माइनस करो, टाइम कितना है 16, ये देखिए 104 में से 40 पाई को 16 यानी 4 जा 48 64, तो 4 पाई बचेगा, क्या बचेगा 4 पाई।
तो ये क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना आ गया, यानी फर्स्ट का कौन सा आ गया, थर्ड। तो फर्स्ट का देखो थर्ड, यानी ये कहने से ही सही हो गया, बी वाला होगा, लेकिन लगा लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड भी लगा लेते हैं। इसीलिए देखिए मैच द फॉलोइंग काफी आसान होता है, 4 देख के घबराना नहीं चाहिए। बहुत बच्चे कहते हैं सर 4 दे देते हैं, इतना कैलकुलेशन, देखो 2 से ही लग गया। अब चाहो तो टिक कर सकते हो, नहीं तो फिर फाइंड कर सकते हो। फिर क्या पूछा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो थीटा के लिए क्या करोगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ओमेगा नॉट दिया है, ये देखो ओमेगा नॉट कहाँ गया, ये ओमेगा नॉट, टी दिया है, सब रख दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो कितना आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डी बी का कितना है फर्स्ट, फिर क्या निकालना, एंगुलर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, थीटा अपॉन 2 पाई, 2 पाई से डिवाइड कर दो, थीटा अपॉन 2 पाई से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अब आइए 43 क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भैया, 43 क्वेश्चन है, ए रिकॉर्डिंग डिस्क रोटेट स्टीडली एट 45 रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखना फ्रीक्वेंसी दिया है ऑन द टेबल, व्हेन द स्मॉल मास इतना ड्रॉप जेंटली द डिस्क एट ए डिस्टेंस इतना, मतलब ये डिस्क है पहले ऐसे रोटेट कर रही है, चलो ऐसे रोटेट कर रही है, तो मतलब लिख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा पक्का आई ओमेगा, आई ओमेगा 1 लिख लेते हैं। फिर अब उसके बाद क्या हो गया, आई प्लस, अब देखो क्या किया गया, एक मास ड्रॉप कर दिया गया, कितने डिस्टेंस पे, आर, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, आई प्लस एम आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया ओमेगा 2। तो क्या पूछा है आई, तो अब देखना आई क्या हो जाएगा बेटा, आई 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 है, ओमेगा 1 कितना है 45, चेंज करने की जरूरत नहीं है, आई प्लस एम आर स्क्वायर, यम कितना है 0.02, क्यों चेंज करने की जरूरत नहीं है, 2 पाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, 60 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 0.04 का होल स्क्वायर, ओमेगा 2 कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ से सॉल्व कर लो जो आई की वैल्यू आए, ठीक है ना, सॉल्व करके आई की वैल्यू देख लेना। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है देख लेते हैं, कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, हम कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं, ए दिया है हमारे में, ठीक है, कोई गड़बड़ होगा तो कमेंट करना। 44 देखो क्या करा है, 44 करा, एस्ट्रोनॉट ऑन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोनॉट जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट स्पेस स्टेशन है, द अर्थ एक्सपीरियंस वेटलेसनेस, सही बात है भैया। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और इसके चारों तरफ ये देखिए ये सैटेलाइट कोई क्या है उड़ रहा है, ये सैटेलाइट उड़ रहा है, इसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है इस पे नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है, जिसके कारण उसको क्या फील होता है, वेटलेसनेस, यानी फर्स्ट क्या लग रहा है एकदम सही। आर क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल, सही बात है भाई, जब उस पे नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो यहां पे उसकी कंडीशन क्या है भाई, फ्री फॉल की तरह है। तो इस वजह से रीजन भी क्या है आपका सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी है। 44 के बाद 45 चलते हैं, क्या कर रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ आर स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड हेंस एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्स, hence experience different force due to gravitation. For a rigid body, we know that if various force act at a various point in it, the resultant motion is as if net force act on the center of mass, causing translation, and net torque at the center of mass, causing rotation around an axis through the center. For the Earth-Sun system, so different points on the Earth are slightly different distance from the Sun, hence experience different force due to gravitational. फॉर ए रिजिड बॉडी वी नो दैट, जैसे देखिए मान लीजिए ये सूरज है और ये पृथ्वी है, तो क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी का प्रत्येक पॉइंट, देखिए ये कितने डिस्टेंस पे है r1, ये कितने डिस्टेंस पे r2, ये कितने डिस्टेंस पे r3, तो सही कह रहा है कि डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ आर स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड हेंस एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। For a rigid body, we know that if various force act at a various point in the resultant motion, net force act on the center of mass. Net force कहाँ लगता है, center of mass, causing translation, and net torque at the center of mass, causing rotation around an axis through the center. For the Earth-Sun system, ठीक है, Earth-Sun system, तो टॉर्क का क्या हाल होगा, तो बेटा ये बताइए ये फोर्स भी इसी दिशा में है, ठीक है, फोर्स भी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसी भी दिशा में है, तो आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, आर एंड एफ के बीच का एंगल 0,
ठीक है, तो टाउ क्या होता है, आर एफ साइन जीरो, यानी टॉर्क क्या होगा, जीरो। भाई टॉर्क जो होने के कारण ही तो पृथ्वी जब घूमती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, टॉर्क जीरो होने के कारण ही, और कुछ नहीं, टॉर्क जीरो होने के कारण ही पृथ्वी जब घूमती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व होता है। तो इसीलिए द टॉर्क कॉज द, नहीं, द टॉर्क इज जीरो, टॉर्क क्या होगा, इसमें जीरो होगा। ठीक है, 46 क्या कह रहा है बेटा, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ग्रेजुअली श्रिंक मेंटेनिंग इट्स शेप द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर। तो बेटा स्फेरिकल सेल कह रहा है यानी हॉलो है, तो क्या होता है, v इक्वल टू माइनस GM/r। तो अगर ये श्रिंक करेगा, r कम होगा तो v ज्यादा होगा, लेकिन निगेटिव में ज्यादा, निगेटिव में ज्यादा होने का मतलब, निगेटिव में ज्यादा होने का मतलब घटना यानी डिक्रीज, निगेटिव में ज्यादा होने का मतलब डिक्रीज, निगेटिव में ज्यादा होने का मतलब डिक्रीज। ठीक है, ध्यान देना। 46 के बाद 47 क्या कह रहा है बेटा, सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1 व्हेन द अर्थ सरफेस एंड t2 एंड टेकन एट हाइट r अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, द रेडियस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ t2/t1। तो अब ये देखिए बेटा, अगर हम h ऊंचाई r ऊंचाई, तो पहले t1 इक्वल टू क्या है, 2 पाई, और ये देखिए अगर r हाइट ऊपर ले जा रहे हैं तो वहां ग्रेविटी क्या हो जाएगी, g/4। इस फार्मूले से, अरे वही फार्मूले से जो तुमको पता है, ये देखो ये फार्मूले से, इस फार्मूले से। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया, t1/t2 इक्वल टू 1/1 कितना, 4 ऊपर जाएगा, अच्छा t2/t1 पूछा है, t2/t1 इक्वल टू √4/1 यानी 2/1, 2/1 का मतलब d वाला। 47 का कौन सा हो जाएगा, d। 48 क्या करा बेटा, टू सैटेलाइट S1 and S2 describe circular orbit of radii r and 2r. If the orbital angular velocity of S1 is omega, the orbital angular velocity of S2 is, orbital angular velocity of S2 is। तो अब ये बताओ टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे 3/2, r पे कितना, 3/2, r पे 3/2 का, r पे 3/2। ठीक है, ये ω1 हो गया, ये r1। इसी तरह 1/ω2, ठीक है, द ऑर्बिटल S2 का 1/ω2 इक्वल टू r2 पे 3/2, दोनों को डिवाइड कर दो, एन होगा ω2/ω1 r1/r2 पे 3/2, ω2 निकालना है भाई। अब ये बताओ S1 का r है, S2 का कितना है, S1 का r, S2 का कितना, 2r, 2r पे 3/2 कट गया, ये क्या हो गया 1/2 का 1/2 √2। अब आपको क्या निकालना है, ω2 निकालना, तो ω2 इक्वल टू ω1 ऊपर जाएगा, ω/2√2। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, ध्यान दो, सब फार्मूले वाले। 48 के बाद बेटा 49 पे चलते हैं, क्या करा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ surface of moon is 1/6, surface of earth and that acceleration due to gravity on the surface of moon is 1/6 that of surface of earth, ठीक है, and the diameter of moon is 1/4 that of earth, the ratio of escape velocity, diameter। तो अब देखो इसके लिए तुम्हारे पास acceleration due to gravity on the surface of earth 1/6 है, और ये कितना है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ मून इज 1/6 दैट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, एंड द डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो अब इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ये देखना सरफेस ऑफ मून कितना है 1/6, ठीक है ना, the surface of earth and diameter of moon is 1/4 of the earth, acceleration due to gravity on the surface of moon, यानी मून पे जो ग्रेविटी है वह पृथ्वी की ग्रेविटी की g/6 है, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ एंड द डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर का मतलब वही रेडियस, रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा g/6, देन द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ एंड मून। चलो अर्थ का लिखते हैं, पहले अर्थ का लिख लेते हैं, अर्थ का क्या हो जाएगा, रूट में 2g r, ये अर्थ का हो गया। मून का लिखते हैं, द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड मून, मून का लिखते हैं रूट में 2g कितना हो जाएगा बेटा g/6,
और ये कितना हो जाएगा G/4 है ना, देखो गलत हो रहा है R/4 है, R/4, तो ये देखो कट गया, ठीक है। अब ये ऊपर गया तो रूट में कितना हो गया 24 हो गया, यही आंसर होगा बी वाला, ठीक है ना। सिंपल चीजें। 50 का क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस is t, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r, ठीक है ना। क्या टाइम पीरियड होगा, तो आप जानते ही हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे 3/2, ये बताओ t/t डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया r/4r पे 3/2, कट गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1/8, यानी t डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 8t, यानी कौन सा हो गया C। ये बच्चों आपके कितने क्वेश्चन हो गए 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बाकी अब संडे को टेस्ट होगा बेटा, हाँ संडे को अपना टेस्ट दीजिए और अच्छे से करिए। इस टेस्ट में जो भी आपने मिलाया परेशान नहीं होना है, ध्यान दीजिए, फिर मैं कह रहा हूँ टेस्ट देके परेशान नहीं होना है। क्लास 12 के बच्चे, टारगेट के बच्चे, हिंदी माध्यम के बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात, परेशान नहीं होना है, शान से अड़े रहना है, हार नहीं मानना है, ठीक है, जमे रहना है बेटा, टेस्ट देते रहना है, क्लास करते रहना है और पढ़ते रहना है। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा बेटा, तो पढ़ते रहिए, अपनी कमियों से सीखते रहिए, गलतियां कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, उनसे सीख लीजिए, एक दिन जरूर आपकी जीत होगी, निश्चित आप सफल होंगे। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो।